के चलना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग उत्तराखंड के सॉल्यूशन की ओर, जो हमारा संपूर्ण जीएस का सॉल्यूशन है और उत्तराखंड का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास था, ट्रेल द्वारा सरकारी खजानों के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था की प्रारंभ की गई। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि डबल लॉक बीच में हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था कि जो आपके एग्जाम शीट है या फिर ओएमआर है डबल लॉक में रखी जा रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि डबल लॉक व्यवस्था उत्तराखंड में किसने चालू की थी। तो 2 दूनी कितना होता है 4, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, तो यानी 24, ठीक है। 1824 में किसने शुरू करी थी ये व्यवस्था, ट्रेल ने करी थी। अब देखिए ट्रेल जो होते हैं उत्तराखंड के या कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर होते हैं, ठीक है। पहले कौन से होते हैं, पहले हम पढ़ चुके गार्डनर होते हैं। तो ट्रेल के कार्यकाल में काफी ज्यादा कार्य होते हैं। अगर हम बात करें 1822, ऑप्शन बी दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या करते हैं, आबकारी विभाग की स्थापना, ठीक है, आबकारी विभाग की स्थापना करते हैं उत्तराखंड में 1822 में। इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं 1819 में, आपने सुना होगा 1819 में ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों के पद सृजित करे जाते हैं, ठीक है, पटवारी, ठीक है। पटवारी की व्यवस्था रेंजे लागू करते हैं, लेकिन जो 9 पटवारी के पद सृजित करते हैं, ठीक है, सृजित कौन करता है भाई, ये करता है विलियम ट्रेल करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है। प्रशिक्षित पटवारी अलग है, ठीक है, प्रशिक्षित पटवारी अलग हो गया बेटन के द्वारा, पटवारी व्यवस्था रेंजे, लेकिन 9 पटवारियों के पद ट्रेल के द्वारा। इसके अलावा ऑप्शन डी दिख रहा होगा 1823 में क्या करते हैं 80 साला बंदोबस्त, ठीक है, 80 साला बंदोबस्त, ठीक है। इस चीज को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 साला बंदोबस्त पूछा जाता है किसके द्वारा कराया गया, ट्रेल के द्वारा। इसी के अलावा ट्रेल ने क्या करा था, कुमाऊं को भाई 1823 में ही कुमाऊं को क्या करा था इन्होंने 26 परगनों में बांटा, ठीक है, 26 परगनों में, कुमाऊं को कितने 26 परगनों में बांटा था किसने, विलियम ट्रेल ने। कब, 1823 में। इस चीज को नोट कर चलना है। और इसके अलावा ट्रेल के द्वारा बहुत से कार्य करे गए थे। 1829 का आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मुंसीब का पद है, ठीक है। मुंसीब का पद कब नियुक्त करा था इन्होंने भाई 1829 में, मुंसीब का पद। इसके अलावा अल्मोड़ा जेल इन्हीं के समय बनी थी, पौड़ी जेल इन्हीं के समय बनी थी। तो ये सब कार्य किसके समय हुए थे, विलियम ट्रेल के समय। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबल परफॉर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है ये आपको बताना था। ऑप्शन ए दिख रहा है आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो इसके द्वारा ही क्या की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है आईएमएफ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी दिख रहा होगा आईबीआरडी, ये भी क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का ही एक भाग होता है। इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इज ऑफ डूइंग। आपने सुना होगा ना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड कितनी रैंक आई या भारत कितनी रैंक आई, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है भाई, आईबीआरडी के द्वारा इज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलना है। और द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही जारी करता है, ठीक है, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी यही जारी करता है, कौन, आईबीआरडी। तो इस चीज को नोट कर चलेंगे। बाकी डब्ल्यूटीओ दिख रहा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 पूछ चुका है एग्जामिनर कि कब बना था। तो 1995 में। शुरुआत में हम देखते हैं ना 1948 में क्या होता है, गेटा नाम से जाना जाता है, GATTA, ठीक है। शुरुआत में 1948 में गेटा नाम था, 1995 में इसको WTA नाम से जाना जाने लगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। नेपाल व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध का प्रारंभ हुआ। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर मिल जाएगा। इस बार आप वीडियो के पेपर में एक चीज नोट करके जाइएगा कि जो आपसे ना इतिहास वाला पोर्शन है वो बहुत कम पूछेगा, क्योंकि इतिहास वाला क्वेश्चन जो पोर्शन जो आपका है बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, खासतौर पर चंद और पंवार, ठीक है। चंद और पंवार अगर आप इतना भी नहीं पढ़कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है चंद से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पंवार से 2। अगर 2-3 के पीछे अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पंवारकालीन थोड़ा पंवारकालीन में सॉरी टिहरी पढ़ लेना है, क्योंकि टिहरी का हमें एक मतलब अच्छा इतिहास देखने को मिलता है, ठीक है, जो लिखित मतलब अच्छी तरीके से, यहाँ पर ऑथेंटिक इतिहास जिसे मैं बोलूंगा, टिहरी का हो गया, चाहे आपका ब्रिटिश काल का हो गया, या साथ ही साथ आपका ये गोरखा काल हो गया। तो ये हमें ऑथेंटिक इतिहास मिलता है, इस चीज को पढ़ लेना। अब बात कर रहे हैं नेपाल व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में आया था, तो आयोग ने इसका आंसर माना था। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 27 अप्रैल 1815, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी को हमने क्या बोला, लाल मंडी की संधि, ठीक है, लाल मंडी की संधि भी हमने इसको बोला, ठीक है, लाल मंडी की संधि। साथ ही साथ हमने इसको क्या बोला था, कुमाऊं समझौता, ठीक है, कुमाऊं समझौता। मतलब हमने नहीं, ये इतिहासकारों के द्वारा बोला गया, इसी को कुमाऊं समझौता बोला गया या फिर इसी को लाल मंडी की संधि बोला गया। हम देखते हैं ना गोरखाओं के विरुद्ध क्या होता है, 1 नवंबर
1815 को क्या होता है, युद्ध की 30 नवंबर को युद्ध की आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है भाई। 1 नवंबर को, सॉरी, ठीक है, 1 नवंबर को क्या कर दी जाती है, कुमाऊं की ये अंग्रेजी और गोरखाओं के बीच जो युद्ध होता है इसकी आधिकारिक घोषणा ही कर दी जाती है। बाकी मैं इससे पहले वाले बैच में आपको बता चुका हूँ, वहां पर क्या होता है, किस प्रकार से कौन कौन सी सेना का नेतृत्व करते हैं गोरखाओं के, ठीक है, 4 जगह से नेतृत्व करते हैं, तो अलग अलग नेतृत्व मैंने आपको करा दिया है। बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो पड़ा है, अगर आप बैच में जुड़े होंगे तो वहां पर देख लीजिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भैकल ताल की जनपद में, देखिए भैकल कह रहा है, ठीक है, 2 ताल है, एक तो भैकल हो गया, ये आपका भैकल ताल है। ये भैकल ताल पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन रुद्रप्रयाग में आपने सुना होगा भैक ताल आता है, ठीक है, भैक ताल। भैकल और भैक में अंतर है। रुद्रप्रयाग में आपका भैक ताल हो जाएगा, जिसके अंडेकार आकार जिसका शेप हो जाएगा। इसी के अलावा रुद्रप्रयाग के अगर अन्य तालों की बात करूं मैं, देवरिया ताल, ठीक है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ठीक है, रुद्रदेव, ठीक है, रुद्र ताल, देवरिया ताल हो गया, भैंक ताल हो गया, या बधानी ताल, ये सब आपके कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में स्थित जाएंगे। इसके अलावा चमोली में तो आपके तालों का ताल कहा जाता है। गढ़वाल में सर्वाधिक ताल कहाँ पर है भाई, चमोली में है। ऑप्शन सी टिहरी दिख रहा होगा, टिहरी में कौन सा है, सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल कहाँ पर है, टिहरी जनपद में हो जाएगा, जिसको भाई बहन ताल भी बोला जाता है। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे गहरा ताल है ये, ठीक है, सहस्त्र ताल कहाँ पर है, गढ़वाल का सबसे गहरा और बड़ा ताल टिहरी में हो जाएगा। इसके अलावा महासर ताल भाई ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टिहरी जनपद में। बागेश्वर में एक ही ताल देखने को मिलता है, सुकुंड ताल, ठीक है, सुकुंड ताल कहाँ पर हो जाएगा, बागेश्वर जनपद में स्थित हो जाएगा। तो ये चीजें नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तपोभूमि गढ़वाल किसकी रचना है, ठीक है, तो तपोभूमि गढ़वाल नामक किसकी रचना है भाई, तपोभूमि गढ़वाल नामक रचना जो आपकी है, ये रचना हो जाएगी शिवानंद नौटियाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिवानंद नौटियाल की कौन सी है, तपोभूमि गढ़वाल। इसके अलावा गढ़वाल वन संपदा और पर्यावरण, ठीक है, गढ़वाल वन संपदा और पर्यावरण, ठीक है, और पर्यावरण भी इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा एक नोट कर लिख सकते हैं, भारत के वन्य जीव विहार, ठीक है, भारत के वन्य जीव विहार भी इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी। किसकी, शिवानंद नौटियाल की, ठीक है, भारत के वन्य जीव विहार इन्हीं की पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी दिख रहा होगा, उमा शंकर सतीश, तो इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट आती है भाई, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार, ठीक है, लिंग्विस्टिक, ठीक है, विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार, ठीक है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार, लिंग्विस्टिक स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ जॉनसार, ऑफ जॉनसार, ठीक है, और जॉनसार किसकी पुस्तक हो जाएगी भाई, उमाशंकर सतीश की हो जाएगी। ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल। देखिए भाई, ये टिहरी में 1978 में क्या होते हैं, बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष होते हैं, कौन, विद्यासागर नौटियाल जी। इन्हीं की एक हमें बायोपिक देखने को मिलती है, जैसे मोहन गाता जाएगा, क्या है इनकी आत्मकथा, मोहन गाता जाएगा, ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी, विद्यासागर नौटियाल। इसके अलावा उम्र कैद भी इन्हीं की रचना हो जाएगी, उम्र कैद। बाकी आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं वन्य जीव विहार, उत्तराखंड में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वन्य जीव विहार मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उत्तराखंड में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भाई, अगर एक क्वेश्चन आया था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLC, ये हो जाएंगी 7। अगर पूछेगा नेशनल पार्क कितने हैं, तो 6 आपके नेशनल पार्क हो जाएंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 6 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी वन्य जीव विहार 7 हो जाएंगे। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको नंदौर। अगर नंदौर की बात करूं तो नंदौर कितना है क्षेत्रफल, 270 संभवतः, ठीक है, 270 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अस्कोट की स्थापना कब होती है भाई, अस्कोट की अगर पहले नंदौर की बात करेंगे, नंदौर की स्थापना होती है 1987 के लगभग इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें अस्कोट की, तो अस्कोट 1986 का हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ अस्कोट के क्षेत्रफल की, तो अस्कोट का जो आपका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इसका हो जाएगा अस्कोट का 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अस्कोट का हो जाएगा 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, अस्कोट का नोट करिएगा, अस्कोट का हो जाएगा 600 वर्ग किलोमीटर, ये आपको नोट करना है, अस्कोट का हो जाएगा 600 वर्ग किलोमीटर, अस्कोट का हो जाएगा। इस चीज को नोट कर चलना है आपको, ठीक है। इसके बाद गोविंद 1955 में क्या होता है, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना होती है, स्थित कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल की बात करेगा तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका
क्षेत्रफल हो जाएगा भाई उत्तरकाशी स्थित आपका जो ये गोविंद वन्यजीव विहार है। सोना नदी की अगर मैं बात करूँ सोना नदी की, तो सोना नदी का जो क्षेत्रफल आता है आपका 301 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और 1987 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? ये आपका पौड़ी जनपद में स्थित हो जाएगा और 1987 में स्थापना होती है सोना नदी की। और अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा, सॉरी नंदौर जो आपका है ना, नंदौर 2012 का हो जाएगा भाई, ठीक है। नंदौर आपका 2012 लेटेस्ट है ना नंदौर, तो नंदौर आपका 2012 का हो जाएगा। ASVMN, ठीक है। हाँ, तो नंदौर लेटेस्ट है भैया आपका, नंदौर जो आपका लेटेस्ट है 2012 का हो जाएगा नंदौर। इस चीज़ को करेक्शन करिएगा, नंदौर आपका 2012 का हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। अगर हम इनमें से देखेंगे तो अस्कोट का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भाई। अस्कोट का आपका क्षेत्रफल की बात करेगा तो अस्कोट का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 600 वर्ग किलोमीटर अस्कोट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, अस्कोट वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करा। तो अकबर के जो दरबारी थे भाई, आपको पता है इन्होंने क्या करा था, फारसी का अनुवाद करा था, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करा था। तो ये कौन विद्वान थे, ये थे हाजी इब्राहिम सरहिंद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या करा था, अथर्ववेद का फारसी अनुवाद करा था। किसने? हाजी इब्राहिम सरहिंद ने। यहीं पर अगर मैं बात करूं रामायण और महाभारत का, आपने सुना होगा रामायण प्लस महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये किसने करा था भाई, ये करा था बदायूनी ने, ठीक है। बदायूनी ने क्या करा था, रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद करा था। इस चीज को नोट कर लिखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ऑप्शन बी अबुल फजल, इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, आईने अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी, ये किसकी रचना हो जाएगी, ये आईने अकबरी अबुल फजल की हो जाएगी। इसके अलावा अकबरनामा, ठीक है, अकबर नामा भी रचना किसकी है भाई, अबुल फजल की हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने सुना होगा आईने अकबरी में जो कुमाऊं के हैं 28 कुमाऊं के 28 तराई के 21 महलों का उल्लेख करा है, ठीक है। कुमाऊं के कितने महल हो जाएंगे इसमें, कुमाऊं के अगर पूछेगा 28 और तराई के कितने महल है भाई, तराई के 21 महल है। वैसे तो क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अब मैं इससे यहाँ पर ये छोड़ दूंगा क्योंकि अगर हाल ही में क्वेश्चन आया था आयोग ने इसको डिलीट कर दिया था। अलग अलग किताबों में अलग है, शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार अलग है और यहाँ पर अजय रावत जी के अनुसार अलग है, तो दोनों ने अलग अलग लिखा है। हो सकता है आयोग ने इसी कारण यहाँ पर डिलीट किया हो। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम जो कहा था, आपने सुना था ना, जब सुभाष चंद्र बोस जी, अगर आपने बायोपिक या मूवी वगैरह में देखा होगा तो सबसे पहले महात्मा गांधी को वो कौन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर पहले तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन कहते हैं भाई राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं इनको राष्ट्रपिता गांधी जी को सबसे पहले। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अलावा गांधी जी को एक और ने क्या कहा था भाई, यहाँ पर इन्होंने बापू, ठीक है। बापू किसने कहा था, राष्ट्रपिता अलग है, बापू अगर कभी आ जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने क्या कहा था, टैगोर साहब ने इन्हें ये कहा था बापू। ये चीज आपको नोट करनी है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने गांधी जी को क्या कहा था भाई, बापू कहा था गांधी जी को। ये चीज आपको नोट कर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1931 में कहाँ किया गया। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब हुआ था, 1931 में। एक प्रश्न आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि किस जगह पर हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई, अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहाँ पर हुआ, अल्मोड़ा में। किसके द्वारा हुआ, खुशीराम टमटा, ठीक है, खुशीराम टमटा जी के द्वारा, खुशीराम टमटा जी के द्वारा क्या हुआ, कुमाऊं शिल्पकार समारणी का गठन हुआ। एक आपने सुना होगा शिल्पकार सम्मेलन, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रथम शिल्पकार सम्मेलन प्रथम कहां पर हुआ था भाई, शिल्पकार सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन प्रथम, ठीक है। प्रथम की अगर मैं बात करूंगा तो कब हुआ था और कहां पर हुआ था, 1925 में, ठीक है, 1925 में हुआ था दियोली अल्मोड़ा में, दियोली अल्मोड़ा में हुआ था प्रथम सम्मेलन, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कुमाऊं समाज सम्मेलन, एक होता है कुमाऊं समाज सम्मेलन, कुमाऊं समाज सम्मेलन, समाज सम्मेलन, ये कब होता है, ये होता है 1932 में और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बद्रीदत्त जोशी जी, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं कुमाऊं समाज सम्मेलन की। इसके अलावा आपने सुना होगा दलितों या शिल्पकारों की सबसे बड़ी सभा, ठीक है, शिल्पकारों की कर देंगे हम, शिल्पकारों की सबसे बड़ी सभा, ठीक है,
सबसे बड़ी सभा, ये कहाँ पर हुई थी भाई? ये हुई थी आपकी, आपको पता होना चाहिए, 1935 में श्रीनगर में। ये बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। दलितों की या शिल्पकारों की सबसे बड़ी सभा कहाँ पर हुई थी? 1935 में श्रीनगर में। किसके द्वारा? C.H. चौफिन के द्वारा। C.H. चौफिन के द्वारा। ये किसके द्वारा हुई थी अध्यक्षता? C.H. चौफिन की अध्यक्षता में होती है 1935 में श्रीनगर में। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुमाऊं मंडल के कितने जिले गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करते हैं? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है भाई। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं जो गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं? अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का मैप कुछ इस प्रकार का आपने देखा है भाई। थोड़ा सा आज डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं आ पाई, ठीक है, 1-2 दिन अगर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें ही क्लास को आपको कंटिन्यू करेंगे। आपने यहाँ देखा होगा पिथौरागढ़ का एरिया हो जाता है, फिर इसी से लगे हुए हमने देखा यहाँ पर बागेश्वर का इलाका हो जाता है, और यहाँ पर चंपावत हो जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, यहाँ पर आपने देखा है आपका क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। नीचे से आपका उधम सिंह नगर लगता है, ठीक है, USN लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपने देखा है अल्मोड़ा है, ठीक है, यहाँ पर आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा है अल्मोड़ा, तो ये कितने हो जाएंगे? 1, 2, और यहाँ पर आपका देखा है हमने नैनीताल, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका नैनीताल। तो यहाँ पर आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है भाई, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कुमाऊं के। तो आपने यहाँ से देखा होगा, यहाँ से चमोली से लग रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हमारे पूछेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं लगते हैं, तो एक तो चंपावत नहीं लगता है, दूसरा हमारा ये लगता है उधम सिंह नगर। ये 2 जनपद है हमारे गढ़वाल से सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी पिथौरागढ़ आपका चमोली से बनाता है, बागेश्वर चमोली से बना देता है, नैनीताल आपका जो है थोड़ा बहुत चमोली, थोड़ा बहुत रुद्रप्रयाग से बना देता है, अल्मोड़ा आपका पौड़ी से बनाता है, और आपका इधर से नैनीताल भी पौड़ी से हल्की सी सीमा बना लेता है। तो 2 जनपद नहीं बनाते हैं जो कुमाऊं मंडल के। कितने जनपद नहीं बनाते हैं? 2 नहीं बनाते हैं। और कौन कौन से हैं भाई वो जनपद? अगर बात कुमाऊं मंडल के कितने जनपद स्पर्श नहीं करते हैं? हाँ, तो सही तो है, 2 जनपद कह रहे हैं ना, तो 2 जनपद हो जाएंगे। 2 जनपद कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हमने देखा उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, USN, ठीक है, उधम सिंह नगर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा उधम सिंह नगर के अलावा हमने कौन सा जनपद देखा? चंपावत, ठीक है, चंपावत। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं? कुमाऊं की सीमा नहीं बनाते हैं गढ़वाल से। बाकी जो 4 जिले हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए गढ़वाल के कितने जनपद जो सीमा बनाते हैं, तो 2 जनपद बनाते हैं भाई। एक तो आपका सबसे बड़ा चमोली बनाता है, दूसरा आपका पौड़ी बनाता है। तो गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं के स्पर्श करते हैं? गढ़वाल के, ठीक है, गढ़वाल के करते हैं 2 जिले स्पर्श। कौन कौन से गढ़वाल के करते हैं भाई? चमोली करता है आपका एक तो, ठीक है, साथ ही साथ आपका पौड़ी करता है। इसके अलावा हमने देखा है कुमाऊं के कौन कौन से जनपद स्पर्श करते हैं, तो अभी आपको बताया कुमाऊं के 4 जनपद स्पर्श करते हैं, ठीक है, 4 जनपद करते हैं स्पर्श। कौन कौन से? अल्मोड़ा हो जाएगा आपका, साथ ही साथ आपका अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है, बागेश्वर के अलावा आपका नैनीताल हो जाएगा, नैनीताल के अलावा आपका नैनीताल, और ये हो जाएगा आपका नैनीताल और नैनीताल हो जाएगा, ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और आपका पिथौरागढ़। तो ये सभी जनपद क्या हैं? गढ़वाल से सीमा स्पर्श करते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। उत्तरांचल नामक परिवर्तन विधेयक 2006 में कब पारित हुआ? भाई उत्तरांचल नामक विधेयक, ठीक है, उत्तरांचल, पहले हमारे राज्य का नाम क्या था भाई? उत्तरांचल था। लेकिन जब विधेयक पारित होता है, और कब ये विधेयक पारित होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 2006 को ये विधेयक पारित होता है। अब यहाँ पर ये डेट भी ना कंट्रोवर्शियल है। अगर आप विंसर में देखेंगे, आपने विंसर में देखा होगा, ठीक है, विंसर में ये सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है इसका 21 दिसंबर 2016। तो दोनों डेटे को याद करके चलिए। अगर मान लीजिए आयोग ने क्वेश्चन क्या करा, परीक्षावाणी से बनाया, ये तो आपका परीक्षावाणी में गिवन है भाई, परीक्षावाणी ऑथेंटिक भी है, इसको मानता भी आयोग, तो परीक्षावाणी के हिसाब से 29 दिसंबर है, लेकिन विंसर के हिसाब से 21 दिसंबर 2016 इसका आंसर वो देता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपको सुटेबल वहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है। दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, 21 दिसंबर 2016 या फिर 29 दिसंबर 2006 को, ठीक है, 2006, सॉरी यहाँ पर 6 ही करिएगा, 2006 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन ये लागू कब से होता है? 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम क्या हो जाता है? उत्तराखंड, यूके। उससे पहले क्या था? उत्तरांचल, यानी उससे पहले क्या होता है? यूए, ठीक है, उत्तरांचल होता है, लेकिन 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड इसका नाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। गढ़तांगगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो गढ़तांगगढ़ हाल ही में बहुत चर्चा रहा था भाई गढ़तांगगढ़, क्योंकि सरकार ने इसको पुनरुद्धार करा इसका, अब ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। पहले इसको फ्री कराया था, आपने देखा था ना, फ्री में यहाँ पर आप जा सकते थे, लेकिन कुछ अज्ञात युवक होते हैं ना, जिनकी थोड़ा सा बोलूंगा कि एक जो सभ्य नहीं होते हैं, इन्होंने वहाँ पर क्या करा, वही जो छपरियों वाली हरकत करनी शुरू कर दी भाई। क्या करा, वहाँ पर अपना नाम लिख दिया, उसमें गढ़तांग गली में जो वो
बने हुए थे आपके अच्छे खासे, जो इतने नक्काशीदार वो बनाए गए थे, उनमें अपना नाम लिखना, ये वो दिल बनाना, ये छपरी वाली हरकत कर दी। सरकार ने बोला भाई चलो भाई अब आप क्या है, आपको फ्री की चीज़ हजम नहीं हो रही है, अब आपका क्या है 150 रुपये टिकट लगेगा गर्तांगली में आने का, ठीक है 150, प्लस वहाँ पर सिक्योरिटी भी थोड़ा सा बढ़ा दी है कि जो आपके टूरिस्ट हैं वहाँ पर उत्पात ना मचाएं। और बाकी यहाँ से क्या होता था, पठानों के द्वारा, आपने देखा होगा ना गर्तांगली उत्तरकाशी में स्थित है, तो यहाँ से क्या होता था, पहले से हमारा जो पठान व्यापार वगैरह करते थे तो इसी रास्ते से करते थे, उत्तरकाशी में हो जाएगा। इसके अलावा आपने उत्तरकाशी की अगर मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा चमोली जनपद, ठीक है, चांदपुरगढ़ कहाँ पे है हमारा, चांदपुरगढ़, ठीक है, चांदपुरगढ़ कहाँ पर हो जाएगा भाई, चमोली में हो जाएगा। इसके अलावा चमोली में दसोलियागढ़, दसोलियागढ़ कहाँ पर है हमारा, दसोलीगढ़, दसोलीगढ़ भी चमोली जनपद में हो जाएगा। इसके अलावा बधाड़गढ़ बहुत फेमस है, बधाड़गढ़, ठीक है, बधाड़गढ़ कहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये भी चमोली जनपद में हो जाएगा। पौड़ी में लंगूरगढ़, महादेवगढ़, ठीक है, लंगूरगढ़ कहाँ पर है भाई, लंगूरगढ़, ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, महादेवगढ़, महादेवगढ़, ये भी हमारा पौड़ी जनपद में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाणाहाट त्रिशूल लेक किस वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया। तो बाणाहाट का त्रिशूल लेक आपको पता है ना, बाणाहाट और गोपेश्वर दो जगह से हमें त्रिशूल लेक प्राप्त होते हैं, तो ये किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया आपको बताना था। ऑप्शन ए मल्ल वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्ल वंश के द्वारा क्या किया गया, इसमें क्या हुआ, नाग राजाओं के द्वारा ये स्थापित किया गया था पहले तो, ठीक है, नाग राजाओं का हम देखते हैं ना, इसमें अंशुनाग, विभुनाग, ये फिर जो गणपति नाग, अशोक चल, इनके समय की ये घटनाएं हैं, ठीक है, नाग राजा द्वारा स्थापित, नाग राजा द्वारा क्या कराया गया, इसको स्थापित कराया गया। और यहाँ पर जो नाग राजा का नाम मिलता है, ठीक है, गुहा नाग, ये आपको नोट करना है, इसमें नाग राजा का नाम, नाग राजा नाम, ठीक है, नाग राजा का किसका नाम मिलता है भाई, इसमें गुहा नाग, ठीक है, गुहा नाग का इसमें नाम मिलता है, किसमें, इसमें, ठीक है। और शक लिपि और उत्तर ब्राह्मी लिपि का ये हो जाएगा, ठीक है, शक लिपि और उत्तर ब्राह्मी लिपि का, इस चीज को नोट कर लिख सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास है, राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई। अभी आपने देखा है ना, राज्य क्या कर रहा है, फिल्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है भाई, यहाँ पर बाहर के स्टेट वाले फिल्म बनाने आ रहे हैं। अब तो आपने देखा ना, साउथ की पिक्चरें भी FRI में बनने लग गई है भाई, मसूरी वसूरी आपकी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर उत्तराखंड में जहाँ पर पिक्चरें बन रही है। एक मिनट, आपने देखा यहाँ पर आपकी अलग अलग जगह पिक्चरों की शूटिंग हो रही है। तो हाल ही में क्या हुआ, राज्य सरकार, सॉरी हाल ही में नहीं, 2015 में क्या करा, राज्य सरकार ने फिल्म नीति यहाँ पर लागू की 2015 में। ये किसके समय होती है भाई, ये हरीश रावत जी के समय होती है, ठीक है, हरीश रावत जी के समय क्या होती है, उत्तराखंड में फिल्म नीति को लागू किया जाता है। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं हेमंत पांडे, ठीक है, हेमंत पांडे को, ठीक है, हेमंत पांडे आपने देखा होगा ना, क्रिश मूवी देखी है किसी ने, क्रिश मूवी में आपने देखा होगा ना, एक लड़का कहता है जस्ट इमेजिन करके, जब वो गांव में घूमने आते तो वही हेमंत पांडे जी हैं भाई, बहुत कॉमिक रोल ये करते हैं, इनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। बाद में ये इस्तीफा दे देते हैं किन्हीं कारणों के कारण। फिर उसके बाद क्या होता है, 2016 आपने सुना होगा, 2016 में उत्तराखंड फिल्म परिषद को बनाया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड फिल्म, ठीक है, फिल्म लिख देता हूँ, यूके फिल्म विकास परिषद, ठीक है, विकास परिषद, इसकी स्थापना कब होती है, 2016 में, और 2018 में इसको क्या कर दिया जाता है भाई, समाप्त, ठीक है, समाप्त कर दिया जाता है 2018 में। 2016 में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना होती है, 2018 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। झालीमाली देवी अर्थात भुवनेश्वरी पीठ किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई। झालीमाली देवी, सीधा सीधा आपको आ गया होगा इससे, यशवंत सिंह कटौज, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झालीमाली देवी कहीं पर दिखेगा तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज के साथ चले जाना, ठीक है, इन्होंने क्या करा था भाई, पांडु को भुवनेश्वरी पीठ और इसकी स्थापना करी थी। अब यहाँ पर देख रहा होगा आपको ऑप्शन ए यशोधर मठपाल, पहले भी बता चुका हूँ, इनके द्वारा क्या किया गया भाई, फड़का नौली, ठीक है, फड़का नौली की शिलाश्रय की खोज, साथ ही साथ इन्होंने पेटशाल, ठीक है, पेटशाल और फड़का नौली की खोज की गई, फड़का नौली, ठीक है, यानी 1985 में फड़का नौली, साथ ही साथ पेटशाल 1989 में पेटशाल की खोज की गई। और ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल भाई, 1956 में क्या करा इन्होंने, मलारी के सवागान, ठीक है, मलारी के सवागान किसके द्वारा खोज की गई, सवागान की खोज की गई SP डबराल जी के द्वारा। और एक आपने सुना होगा 1856 में भाई, 1856 में हेनवुड के द्वारा कप मार्क्स, ठीक है, हेनवुड के द्वारा कप मार्क्स, ठीक है, कप मार्क
किसके द्वारा खोजी गई 1856 में हेनवुड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को प्राचीन ग्रंथों में शिव जंत्री कहा गया है? तो किस ग्रंथ, भाई ये बहुत ऐसे क्वेश्चन ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना, सर जो बनाते हैं अलग अलग बुकों से लाते हैं क्वेश्चन। आपको पहले भी बताया, आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, जो आपको उल्टे सीधे प्रश्न है ये आपको प्रैक्टिस सेटों में देखने को मिल जाएंगे। इक्के दुक्के ज्यादातर हम बेसिक क्वेश्चन डालते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 इसमें कहा गया किस प्राचीन ग्रंथ में शिवकंजी कहा गया, किस वाद्य यंत्र को। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है ढोल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको कमेंट कर बतानी है या फिर आपको आंसर देना है। जो ढोल है इसको हमारा राज्य, ढोल दमाऊ को हमारा राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? पहले पढ़ा चुका हूं मैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षावाणी खोलेंगे पहले दूसरे पेज में सिंपली मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करें ढोल, तो ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई? चर्म। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चर्म की, तो अन्य कौन कौन से होते हैं? नगाड़ा। ठीक है, नगाड़ा भी चर्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा सैया, ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ढफली, ठीक है, ढफली भी ये हो जाएगा। इसके अलावा आपने हुड़का, भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र भाई हुड़का क्या है? ये भी हमारा चर्म वाद्य यंत्र है। इसके अलावा दमाऊ, ठीक है, दमाऊ भी चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा दमाऊ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी दिख रहा होगा अलगोजा। ये कैसा है भाई? अलगोजा आपका सुसिर हो जाएगा। ठीक है, सुसिर वाद्य यंत्र, सुसिर मतलब मुंह से बजाने वाला। अलगोजा के अलावा रणसिंगा, ठीक है, रणसिंगा। अब रणसिंगा आपने गाना सुना होगा ना, प्रियंका मेहर का बहुत फेमस गाना है भाई, रणसिंगा बाजो तुतुर बाजी। तो रणसिंगा जो होता है मुंह से शंखनाद की तरह बजाया जाता है, पहले से युद्ध के समय बजाया जाता था। इसी को अंकोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकोरा। तो कभी प्रश्न बन जाए कि अंकोरा का क्या कहा जाता है, ये रणसिंगा, ये सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। नागफणी, ठीक है, नागफणी भी आपका सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा आपने मोछंग, ठीक है, मोछंग भी सुसिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। एक आता है आपका मशक बीन, ठीक है, मशक बीन, ये स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है। कभी क्वेश्चन आ जाए ये कहाँ का है? स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है भाई ये। ठीक है, स्कॉटलैंड से इसको जो हमारे ब्रिटिशर थे वो लेकर आए थे मसक बीन। और ये आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, कुओं में छोलिया नृत्य के साथ मसक बीन भी बजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। हिमालय पुत्र नाम से कि कौन प्रसिद्ध है भाई? हिमालय पुत्र नाम से कौन प्रसिद्ध है आपको बताना है। ठीक है, हिमालय पुत्र। अब क्यों कहा था हिमालय पुत्र? ऑप्शन यहाँ पर बी, ठीक है, ए और बी हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो आपको याद बताऊंगा हिमालय पुत्र। आज आपको थोड़ा सा कहानी बताऊंगा तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। हिमालय पुत्र, आपको पता है साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध के समय क्या हुआ? नेहरू जी, लाला लाजपत राय तो शहीद हो जाते हैं वहां पर। ठीक है, 30 अक्टूबर को मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले ही। लेकिन जो गोविंद बल्लभ पंत होते हैं वहां पर क्या करते हैं? साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा होता है तो वहां पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो नेहरू जी के आगे ये ना खड़े हो जाते हैं, नेहरू जी को एक भी लाठियां नहीं लगने देते हैं। तो नेहरू जी इन्हें संज्ञा देते हैं कि वो हिमालय की तरह मेरे आगे खड़ा रहा और मुझ पर लाठियों का प्रहार होने से बचाया। तो हिमालय की तरह खड़े रहे, यानी उन्होंने क्या नाम दे दिया भाई? हिमालय पुत्र। तो किसने दिया इनको नाम? जे.एल. नेहरू ने। और किसको दिया? जे.एल. नेहरू द्वारा गोविंद बल्लभ पंत को नाम दिया गया हिमालय पुत्र का। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा, इनको क्या कहा जाता है? हिमपुत्र। ठीक है, हिमपुत्र। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, हिमपुत्र हेमंती नंदन बहुगुणा, हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत जी। ऑप्शन सी दिख रहा होगा नरेंद्र सिंह नेगी। इनको कौन नहीं जानता भाई? गढ़ रत्न, ठीक है, गढ़ रत्न। हाल ही में इनको उत्तराखंड गौरव सम्मान भी मिला है, गढ़ रत्न भी इनको मिल चुका है। सर्वाधिक गाने। सुमित्रा नंदन पंत, ये क्या है भाई? गोसाई। इनका जो बचपन का नाम है हमें क्या मिलता है? गोसाई। ठीक है, गोसाई, कौसानी जनपद से इनका संबंध है। ठीक है, रूपाब इनके द्वारा पत्रिका चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1938 में, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये क्या थे? छायावाद का विष्णु इनको कहा जाता था, छायावाद का, ठीक है, छायावाद का विष्णु क्या कहा जाता था भाई? छायावाद का विष्णु किसको कहा जाता था? सुमित्रा नंदन पंत को। इसके अलावा प्रकृति का सुकुमार, ठीक है, प्रकृति का सुकुमार, ये चीज नोट करके लिखिएगा, प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत। और शब्द शिल्प कवि, ठीक है, शब्द शिल्प भी कवि इनको कहा जाता था। ठीक है, किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। इस चीज को नोट कर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसी बंजर भूमि जो जंगल में परिवर्तित हो चुकी थी, अर्थात जहां कभी खेती ना की गई हो, उसे गांव के रिकॉर्ड से हटाकर भूकर मानचित्र पर डाल में डाल दिया गया, यह क्या कहलाती थी? तो ऐसी भूमि जो भाई आपको पता है बंजर भूमि होती थी या फिर जो किसी काम की नहीं होती थी, गांव के रिपोर्ट में होती थी, इसको क्या कहते थे? इसको हटाकर भू मानचित्र में डाल दिया जाता था। तो ये कैसी भूमि होती थी भाई? ये होती थी केसरे हिंद भूमि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केसरे हिंद भूमि। आपने देखा होगा ना आजकल जो आप नए नए पटवारी बन गए हो, अभी तो नहीं है, कल के दिन अगर आप जाओगे, जो आपकी जो बेनापी भूमि होती है इसको आप अपने में मिलाओगे तो इसको कहा जाता है केसरे हिंद भूमि। ठीक है, और आपने सुना होगा 1893 में क्या होता है? सभी जो बंजर भूमियां होती हैं
इनका नाम क्या कर दिया जाता है भाई, इनका नाम क्या कर दिया जाता है, केसरे हिंद भूमि कर दिया जाता है। सभी जो बंजर भूमि होती है इसको सरकारी भूमि में मिला दिया जाता है और उसको नाम क्या दिया जाता है, केसरे हिंद भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी सिमार। सिमार यानी आपको सीधा सीधा समझना है कीचड़ वाली। ठीक है, कीचड़ वाली आपने देखा होगा ना, जहाँ पर धान की रुपाई पाई होती है, आपने देखा होगा पहाड़ी भाषा में शायद कुमाऊनी में शार कहते हैं उन्हें, शार। मैं पूछ रहा था एक से, शार उनको कहा जाता है, शार। मतलब वहाँ पर क्या होता है, सिमार टाइप की भूमि होती है, यहाँ पे दलदली भूमि या फिर वहाँ पर पानी का हमेशा एक स्रोत सा निकलता रहता है, तो उनको क्या कहा जाता है, सिमार भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो विसोम पर्वत पर भाई क्या स्थित है आपको बताना है। विसोम पर्वत पर आपका विशिष्ट गुफा स्थित हो जाएगी, विशिष्ट कुंड स्थित हो जाएगा, विशिष्ट आश्रम स्थित हो जाएगा, और ये सभी कहाँ पर हो जाएगा भाई, विसोम पर्वत आपका टिहरी जनपद में। ठीक है, हिंदाओ पट्टी में। ठीक है, टिहरी जनपद के हिंदाओ पट्टी में, टिहरी जनपद के कहाँ पर, टिहरी जनपद के हिंदाओ पट्टी में, हिंदाओ पट्टी में। ठीक है, टिहरी जनपद के हिंदाओ पट्टी में क्या स्थित है आपका, विसोम पर्वत स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, महामृत्युंजय मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो महामृत्युंजय मेला पहले आ चुका है प्रश्न भाई, महामृत्युंजय मेला आपका चमोली जनपद में होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चमोली के पिंडर घाटी क्षेत्र में, कहाँ पर, पिंडर घाटी। ठीक है, पिंडर घाटी क्षेत्र में ये होता है महामृत्युंजय मेला आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कज्जी खाल, तो कज्जी खाल में क्या होता है, तीलू रौतेली मेला। ठीक है, तीलू रौतेली, तीलू रौतेली मेला कहाँ पर होता है भाई, कज्जी खाल में होता है। चक्राता में आपने सुना होगा क्वानू मेला या जखोली मेला। ठीक है, क्वानू, क्वानू मेला या जखोली मेला कहाँ पर होता है, टिहरी में। रुड़की में आपने सुना होगा उर्स। ठीक है, पिरान कलियर में होता है ना उर्स का मेला, बाबा उर्स का मेला पिरान कलियर में होता है, रुड़की के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, हाथी कुंड स्थित है। देखिए एक आता है आपका हाथी कुंड, अगर मैं बात करूं हाथी कुंड, हाथी कुंड कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका, पौड़ी जनपद में। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपने सुना होगा हाथी पांव। ठीक है, हाथी पाँव, हाथी का पाँव भाई ये कहाँ पर हो जाएगा, ये देहरादून के लड़के अच्छे से बता देंगे, मसूरी। ठीक है, कोई जरा सा मौसम खराब नहीं हुआ, हाथी पाँव घूमने चल दिए, तो देहरादून में हाथी पाँव हो जाएगा। इसके अलावा आपने सुना होगा हाथी कुंड तो पौड़ी में हो गया, हाथी पाँव यहाँ पर गए, हाथी पर्वत आता है। ठीक है, हाथी पर्वत, तो हाथी पर्वत कहाँ पर हो जाएगा, तीनों ही अलग अलग चीजें भाई। हाथी पर्वत जो आपका हो जाएगा, ठीक है, हाथी पर्वत हो जाएगा आपका जोशी मठ के पास। ठीक है, जोशी मठ के पास, चमोली जनपद के जोशी मठ के पास हो जाएगा हाथी पर्वत। एक आता है आपका सीता कुंड। ठीक है, सीता कुंड, सीता कुंड कहाँ पर है भाई, चंपावत जनपद में। ठीक है, चंपावत में हो जाएगा सीता कुंड। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, खाखरे का टीला ललता देवी मंदिर टीला स्थित है। तो खाखरे का टीला ललता देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दिख रहा होगा, काशीपुर जनपद में स्थित, सही हो जाएगा। और काशीपुर के पुराने नाम की बात करें, गोविसाण इसका नाम हो जाएगा। और ऐसे जो टीला या फिर मंदिर आपको दिखेंगे ना, ये सारे काशीपुर में। कभी भी टीला मंदिर आपने सुना होगा ना, उज्जैनी का टीला, उज्जैनी का टीला। ठीक है, उज्जैनी का टीला कहाँ पर है भाई, उज्जैनी का टीला ये भी काशीपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, उज्जैनी का टीला भी कहाँ पर है, काशीपुर में। और खाखरे का टीला लल्ला देवी का मंदिर ये भी काशीपुर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, भारत में संचित निधि धन निधि पर किसका नियंत्रण होता है। संचित निधि, अच्छा इसमें बहुत बच्चों को डाउट था, इसमें बहुत बच्चों ने क्या है रिपोर्ट करी हुई थी। अगर संचित निधि की मैं बात करूं तो संचित निधि पर भाई, अगर मैं संचित निधि की बात करूं तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, संचित निधि आता है आपका अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। ठीक है, 266 के अंतर्गत क्या आता है, संचित निधि आता है भाई आपका। अगर यहीं पर संचित निधि में आपने देखा होगा, संचित निधि में किसका कंट्रोल होता है भाई, ऑप्शन डी सही जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों भाई, इस पर जो कंट्रोल होता है संसद का। ठीक है, संसद की अनुमति अनिवार्य होती है संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसके अलावा महानियंत्रक लेखा परीक्षा ये इसकी जांच करता है भाई, कैग। ठीक है, जिसको हमने कैग बोला, इसका आर्टिकल पूछेगा 148 से 152 तक कैग का पद है भाई। ठीक है, कैग के सारे कार्य पद या कितने साल तक रह सकता है, बात करें कैग 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक ये रह सकता है कैग। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या है भाई, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री होता है। एक आता है आपके पास संचित निधि के अलावा आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक आकस्मिक निधि अगर बात करूं ये कौन से अनुच्छेद में आती है, तो 267। ठीक है, 267 अनुच्छेद में आती है आपकी आकस्मिक निधि। तो इन चीजों को नोट करके चलना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर
4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस व्यक्ति को पत्रकारिता के लिए गणेश शंकर सम्मानित किया गया है? तो पत्रकारिता के लिए क्या मिला है भाई? गणेश शंकर सम्मान। ठीक है, किसको मिला है? अगर बात करूं तो यहाँ पर हिमांशु जोशी जी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हिमांशु जोशी जी। अब यहाँ पर बात करें हिमांशु जोशी, तो संबंध कहाँ से है? चंपावत। ठीक है, चंपावत के खेती खान से भाई इनका संबंध हो जाएगा। खेती खान, ठीक है, खेती खान का सूर्य मंदिर सुना है ना, इसी जगह से क्या हो जाएगा? हिमांशु जोशी जी का संबंध। ठीक है, इनकी रचनाएं, ठीक है, इनकी रचनाएं अगर मैं बात करूं हिमांशु जोशी जी की कौन कौन सी है, तो छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना, छाया मत छूना इन्हीं की रचना हो जाएगी। इसके अलावा अरण्य, ठीक है, अरण्य, अरण्य किसकी रचना है भाई? ये भी हिमांशु जोशी जी की हो जाएगी। नील नदी का वृक्ष, ठीक है, नील नदी का वृक्ष है, नील नदी का, ठीक है, नील नदी का, नील नदी का, नदी का वृक्ष, ये किसकी रचना है भाई? ये रचना हो जाएगी आपकी हिमांशु जोशी जी की। एक कागार, कागार की आग, ठीक है, कगार की आग, कगार की आग, ये भी इन्हीं की रचना है। ये किसकी? हिमांशु नौटियाल। बाकी शैलेश माटियानी आंचलिक साहित्यकार है, अल्मोड़ा जनपद से इनका संपद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास है, नंदा गौरा योजना की शुभारंभ कब किया गया? नंदा गौरा योजना बहुत ही फेमस योजना। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो आपकी कन्याएं होती है इनको किस्तें, अलग अलग किस्तों में 51,000 रुपये राशि दी जाती है। ठीक है, कितनी राशि दी जाती है भाई? 51,000। तो कभी भी प्रश्न बन सकता है, नंदा गौरा योजना में कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपये राशि दी जाती है कन्याओं को। बात करें कब से शुरू हुई थी, तो 1 जनवरी 2018 से नंदा देवी, ठीक है, नंदा गौरा कन्याधन योजना का शुभारंभ किया गया। इससे पहले जो आपकी नंदा, ठीक है, नंदा भाई, नंदा कब की है? 2009 की है नंदा, नंदा योजना। ठीक है, गौरा योजना आपकी कब की हो जाएगी? गौरा योजना भी 2009 की है। ठीक है, गौरा योजना भी 2009 की है, और 9 और 9 मिलाकर दोनों को क्या कर दिया गया? नंदा गौरा 18 में। ठीक है, नंदा गौरा कब कर दिया गया? 9 और 9 को जोड़कर कर देना, 18 में क्या कर दिया? 9 और 9 दोनों ही योजनाओं को मिलाकर नंदा गौरा योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड का सब एरिया किस कैडेट परिसर को कहते हैं? तो सब एरिया, यानी सब एरिया जो होता है भैया आपके, किस कैडेट परिसर को कहा जाएगा? ये कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखेंगे बी, देहरादून छावनी को क्या कहा जाता था? कैडेट परिसर। ठीक है, सब एरिया कैडेट परिसर कहा जाता था देहरादून छावनी को। बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में भाई उत्तराखंड में कितनी छावनियां हैं? 9। ठीक है, 9 छावनियां हैं उत्तराखंड में, वर्तमान में 9 छावनी। ठीक है, 9 छावनी हो जाएंगी उत्तराखंड के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, गंधक सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस नदी घाटी में प्राप्त किया गया? गंधक, अगर बात करें गंधक यानी सल्फर की बात हो रही है, तो आपने सहस्त्र धारा, ठीक है, सहस्त्र धारा में देखा होगा ना, गंधक प्रचुर मात्रा में उसमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है किस नदी घाटी में सबसे पहले प्राप्त किया गया, तो आपने सुना होगा परीक्षावाणी में ये सीधा सीधा दिया गया होगा, रूपगंगा घाटी में। बात करें कब, तो 1957 में सर्वप्रथम रूपगंगा घाटी में क्या मिले हमें? ये मिले थे गंधक के सर्वप्रथम कुछ चीजें। ठीक है, और इसके अलावा सहस्त्रधारा, गंगानी, ये सब जगह से हमें ये मिलता है गंधक। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। मैग्रोव वनस्पति किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? मैग्रोव वनस्पति किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है आपको बताना था। तो आपने सुना होगा सुंदरवन क्षेत्र में। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। यानी मैग्रोव मतलब आपको सीधा सीधा समझना है कि जो समुद्र तट वाली जो होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पर दलदली जमीन होती है, तो मैग्रोव वन, इसी को क्या कहाँ पर होती है? समुद्री तट। हमने देखा ना गुजरात के पास, ठीक है, गुजरात के पास, या इसी को कहा हमने दलदली भूमि। ठीक है, ये मृदा कैसी होती है भाई? दलदली। ठीक है ना, समुद्र के पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है दलदली होगी। तो यहीं पर हमने देखा गुजरात में, गुजरात में कौन कौन सी है? कच्छ का रण। गुजरात में कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण। ठीक है, गुजरात में कच्छ का रण कहाँ पर है भाई? हो जाएगा गुजरात में स्थित कच्छ का रण। तो इस चीज को नोट कर चलना, गुजरात में क्या हो जाएगा आपका? गुजरात में कच्छ का रण हो जाएगा। समुद्री तट वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है मैग्रोव वनस्पति या दलदली भूमि। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और नोट करना है, पंडजाल मृदा, ये क्या होता है भाई? शंकुधारी वन जहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी, शंकुधारी वन, या फिर हमने क्या बोला? शंकुधारी, है इसके अलावा इन्हें क्या बोला? बेरियल वन। ठीक है, बेरियल वन, बेरियल वन, इसको क्या कहा जाएगा? पंडजाल मृदा। और ये कहाँ पर पाए जाए? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ शंकुधारी वन पाए जाएंगे वहीं पर पंडजाल मृदा
पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, हनुमानगढ़ी नामक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल की जनपद में है भाई हनुमानगढ़ी। अगर मैं बात करूं, आपको नहीं भी आ रहा हो ना तो आपने सुना होगा रामनगर, ठीक है, रामनगर या फिर हल्द्वानी। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, नैनीताल। तो हनुमानगढ़ी कहाँ पर है भैया आपका, ये हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ी, यानी हनुमान जी की जो मूर्ति स्थापित करी गई थी किसके द्वारा, बाबा नीम करौली के द्वारा, ठीक है, नीम करौली आश्रम के द्वारा क्या किया गया था, हनुमानगढ़ी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर एक फेमस मेला लगता है भाई, कल आपका यहाँ पर फेमस मेला लगने वाला है, कल या परसों में 15 जून को जो फेमस मेला लगता है, जिसके चक्कर में आपने पढ़ा भी होगा। टेलीग्राम ग्रुप में अक्सर मैं कटिंग डालते रहता हूँ, तो वहाँ का रूट जो है डाइवर्ट कर दिया गया है 15 जून को, क्योंकि वहाँ पर मेला लगेगा नीम करौली मंदिर में, और वहाँ पर क्या हनुमान जी की मूर्ति है जहाँ पर पूजा उनकी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल को कब बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद भाई, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद आपने देखा ना यूपी की इलाहाबाद राजधानी थी, लेकिन ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी कौन सी, नैनीताल 1962 में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये चीज के नोट कर लिखिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 क्वेश्चन है आपके पास, एबट पर्वत निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। एबट पर्वत हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहा था। एबट पर्वत कहाँ पर है भाई, चंपावत में, ठीक है, कहाँ पर है, चंपावत में हो जाएगा एबट पर्वत। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही डीप क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एबट पर्वत से जो नदी निकलती है, लोहावती नदी निकलती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लोहावती है, ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है भाई, काली प्लस लोहावती, ठीक है। काली प्लस लोहावती का संगम जो होता है कहाँ पर होता है, गढ़मुक्तेश्वर में, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर में क्या होता है, काली प्लस लोहावती नदी का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष। मैंने परसों ही कराया था 1932 में, याद करो 1932 में इंदर सिंह नयाल क्या करा था भाई, इनको क्या बनाया गया था, कुमाऊं युवक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था इंदर सिंह नयाल को। ये वही इंदर सिंह नयाल है भाई जिन्होंने 1973 में एक बुक लिखी थी, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, ठीक है, संग्राम कुमाऊं का योगदान, किसमें, इंदर सिंह नयाल। ये वही इंदर सिंह नयाल है 1925 में क्या करते हैं, खटीमा में थारू हाई स्कूल, ठीक है, थारू स्कूल, खटीमा में थारू स्कूल की स्थापना कौन करता है, इंदर सिंह नयाल करते हैं। और भारत छोड़ो के दौरान जो नए युवाओं की मुफ्त पैरवी किसने करी थी, इंदर सिंह नयाल ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 53 को समझेंगे, ठीक है। तो 53 क्वेश्चन नंबर समझेंगे हम लोग, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो पुनर्जागरण का पिता भाई ये कहा जाएगा हमारे, पुनर्जागरण का पिता ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमोहन रतूड़ी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता। एक आपके पास आता है, ठीक है, ये तो गढ़वाल में होगा, ठीक है, ये कहाँ पर होगा भाई, गढ़वाल में होगा, गढ़वाल में, ये पूछा गढ़वाल में ही गया है। तो गढ़वाल में क्या है भैया आपका, गढ़वाल में जो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है चंद्रमोहन को कहा जाता है। इसके अलावा पितामह किसको कहा जाता है, विश्वाम्बर चंदोला को। गढ़वाल का पितामह विश्वाम्बर चंदोला और गिरजादत्त नैथानी, ऑप्शन सॉरी तारादत्त गैरोला, इनको क्या कहा जाता है, जागरण जनक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, किस वर्ष राजा रुद्रचंद को अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया। तो राजा रुद्रचंद ने अकबर को क्या करा था भाई, अपने दरबार में आमंत्रित किया गया था राजा रुद्रचंद्र के द्वारा। और ये कब किया गया था, ऑप्शन बी 1588, पहले ही बता चुका हूँ। रुद्रचंद और अकबर की भेंट कहाँ पर होती है, 1588 में लाहौर में, ठीक है, लाहौर में ही एक नागौर का युद्ध होता है जहाँ पर रुद्रचंद्र भाग लेता है, किसके कहने पर, अकबर के कहने पर भाग लेता है, और रुद्रचंद्र उसको जीत जाता है। उसके बाद ये रुद्रचंद्र को क्या करता है, 84 माल परगना या तराई वाला क्षेत्र जो होता है इसको दान में दे देता है, मतलब इसको वहाँ का राजा नियुक्त कर देता है। उसके बाद आपने देखा था राजा रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर सिटी बसाई जाती है, जो हाल ही के एग्जाम में आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा एक और चीज आपको याद करनी है, ठीक है, 54 के क्वेश्चन में आपको एक और चीज देखनी है, अकबरनामा ने, ठीक है, अकबरनामा से जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है हमें, अकबर और रुद्रचंद की भेंट का अकबरनामा,
नामा से जानकारी मिलती है हमें, जो हमारे वन लाइनर नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, वन लाइनर नोट्स नहीं, जो आपका यहाँ पर क्या है ना, अकबरनामा से उल्लेख मिलता है किसका, रुद्रचंद और अकबर की भेंट कहाँ पर होती है, ये इनकी होती है लाहौर में, और इन्हीं के कहने पर नागौर युद्ध में भाग लेता है रुद्रचंद और जीत जाता है। बाकी हम लोग चलेंगे, इसको हम देख चुके हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुए। तो गांधी जी भाई कोई ना कोई किसी से प्रभावित होगा, तो गांधी जी ने क्या करा, पहले बहुत सारे फिलोसोफर जो ये होते हैं पुराने हमारे इतिहासकार, इनको पढ़ा। ठीक है, चाहे देसी हो विदेशी हो, तो इनको पढ़ने के बाद, ठीक है, टॉल्स्टॉय की जो एक बुक आती है इनकी, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस बुक किसकी आती है भाई, टॉल्स्टॉय की आती है। जॉन रस्किन, इनकी पुस्तक आती है अपने अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। और डेविड थोरो की सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। तो उपयुक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने इन सभी की पुस्तक पढ़ी भाई। ठीक है, टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस, तो ये इनसे प्रभावित होकर इन्होंने क्या करा, जो एक काम महान करा भारत को आजाद कराने का, ये सब विचार इनको इन्हीं किताबों को या इन्हीं को देखकर आई। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कुली बेगार दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो कुली बेगार दमन हेतु प्रथम शपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया, आपको बताना था, चामी गांव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चामी गांव में कुली बेगार का प्रथम शपथ समारोह आयोजित किया गया। और कब किया गया भाई, 21 जुलाई 1903 को। ठीक है, 21 जुलाई 1903 को किया गया। अब थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ा सा डीपली। सबसे पहले, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1840 में क्या होता है भाई, कुली बर्दियास का प्रथम विरोध। ठीक है, कुली बर्दियास लिख देता हूँ, कुली बर्दियास। ठीक है, कुली बर्दियास का प्रथम विरोध। ठीक है, प्रथम विरोध ये कहाँ पर होता है भाई, 1840 में कुली बर्दियास का प्रथम विरोध होता है लोहाघाट छावनी में। ठीक है, लोहाघाट छावनी में, इस चीज को नोट कर चलिएगा, लोहाघाट छावनी में होता है। इसी के अलावा कुली बेगार संबंधित कांग्रेस की जो अधिवेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाई 1893 का क्या होता है, एक अधिवेशन होता है। इसमें क्या होता है, कुली बेगार संबंधित विरोध प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, या फिर पास किया जाता है, कुली संबंधित विरोध प्रस्ताव को पास किया जाता है। इसके अलावा 13-14 जनवरी, सबसे महत्वपूर्ण घटना कुली बेगार से संबंधित, 13-14 जनवरी 1921 में भाई बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में लगभग 40,000 लोग कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर कहाँ पर बहा देते हैं, सरयू नदी में बहा देते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा 1923 में गढ़वाल में भी समाप्त हो गया था। ठीक है, तो कुमाऊं में तो 1921 में जब रजिस्टर वगैरह बहा देते हैं समाप्त हो जाते हैं। अब गढ़वाल में क्या होता है, 1923। ठीक है, गढ़वाल या स्पेशल बोले तो टिहरी। ठीक है, स्पेशल बोले तो गढ़वाल में भी मुख्यतः कहाँ पर, टिहरी जनपद, टिहरी या पौड़ी में कब समाप्त हुआ था, तो 1923 में क्या हुआ, कुली बेगार समाप्त हो गया। अच्छा, चमिएठा, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, चमिएठा। तो चमिएठा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, 30 जनवरी, ठीक है, 30 चमिएठा खाल में भी बैठक होती है ना, 30 जनवरी 1921 को क्या होता है, चमिएठा खाल में एक बैठक होती है कुली बेगार संबंधित। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, इसके अध्यक्ष होते हैं बैरिस्टर मुकंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकंदी ठीक है, मुकंदी लाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस चीज को नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, भुवनेश्वरी महिला आश्रम। ठीक है, एक आता आपके पास भुवनेश्वरी आश्रम, बात करें कहाँ पर, 1936 में भुवनेश्वर आश्रम कहाँ पर हो जाएगा, पिथौरागढ़ में स्थित। लेकिन भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य क्या है। अच्छा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम का सूत्र वाक्य, तो इसका सूत्रीय वाक्य जो हो जाएगा खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भुवनेश्वरी महिला आश्रम अगर हम बात करें स्वामी मनमथ द्वारा, ठीक है, स्वामी मनमथ द्वारा स्थापित, कब, स्वामी मनमथ द्वारा 1900, ठीक है, 77 में, स्वामी मनमथ द्वारा 1977 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापित किया गया। ठीक है, इसकी टैगलाइन किसने दी थी भाई, सीरियल रेफ्रियल ने। ठीक है, इसकी टैगलाइन, जो ये टैगलाइन है ना, इसकी टैगलाइन क्या है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। ये टैगलाइन जो दी गई थी सीरियल, ठीक है, सीरियल रेफ्रियल, ठीक है, रेफ्रियल
यल के द्वारा इसकी जो थी टैगलाइन दी गई थी या लिखी गई थी, ठीक है। तो इसकी जो टैगलाइन थी भाई, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास था, पुलिस सहायता हेतु डायल 100 की जगह 112 सेवा कब से शुरू की गई। आपने सुना होगा ना, पहले क्या होता था भाई, 100 नंबर पे फोन लगाओ पुलिस आ जाती थी, या फिर इसी प्रकार की कुछ भी हमें घटनाएं देखने को मिलती थी पहले से कि कभी भी हो जाए। तो बाद में क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सरकार आई 2019 में, इन्होंने क्या करा भाई, डायल 100 की जगह बोला डायल 112। आपने पुलिस की गाड़ियों में भी लिखा होता होगा ना, देखा होगा, तो ऑब्जर्व करा करो, ये चीजें एग्जाम में बन जाती हैं। डायल 112 त्रिवेंद्र सिंह रावत 2019 से कर देते हैं। बाकी डायल 112 अब तो लगभग सभी राज्यों ने अपना लिया है, लेकिन जो पहला राज्य था डायल 112 करने वाला, हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश डायल 112 करने वाला पहला राज्य था। उसके बाद अब लगभग सभी राज्यों में आपने देखा डायल 112 पुलिस के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 59, सेरा खड़कोट अभिलेख में किस चंद शासक को राजाधिराज महाराजा कहा गया है। तो शेर खरकोटा अभिलेख में किस चंद राजा को राजाधिराज महाराजा कहा गया है। ऑप्शन ए ज्ञानचंद, भाई ज्ञानचंद को ही कहा गया है सब कुछ ये। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा भारती चंद। तो भारती चंद हुड़ेती अभिलेख किससे संबंधित है भाई, हुड़ेती अभिलेख, आपने सुना भी नहीं होगा हुड़ेती अभिलेख, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। हुड़ेती अभिलेख संबंधित जाएगा भारती चंद से। ऑप्शन सी कीर्ति चंद। तो कीर्ति चंद क्या था भाई, नाथ संप्रदाय का था, ठीक है, नाथ संप्रदाय का, और गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक जिसने अजयपाल को हराया था, ठीक है, अजयपाल को हराता है ना। और ये किसका था, नाथ संप्रदाय का, ठीक है, किसका था भाई, नाथ संप्रदाय का था ये, कौन, कीर्ति चंद। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास है, भारत सरकार द्वारा मौलिक कर्तव्यों के क्रिया विनय हेतु 1999 में किस समिति का गठन किया गया। तो मौलिक कर्तव्य हेतु भाई कौन सी समिति का गठन 1999 में किया गया। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हाँ, ऑप्शन बी जे.एस. वर्मा समिति। तो जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था भाई। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति, तो इनके समय इस पर क्या बना, मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य। अब उन चीजों को कोई फॉलो करता है नहीं करता है पता नहीं, लेकिन मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था। साथ ही साथ आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, भाग 4 के क में, ठीक है, भाग 4 के क में इसको रखा गया, और अनुच्छेद कौन सा रखा गया भाई, अनुच्छेद रखा गया 51 का क, ठीक है, 51 का क अनुच्छेद में रखा गया। इसको ये चीज नोट कर चलेंगे, ठीक है। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं था मूल संविधान में। क्यों, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन, और कब हुआ था ये भाई, 1976 में। बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये आपका जो है 60 तक, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक जो है सॉल्यूशन हो चुका है। बाकी सॉल्यूशन आपको कुछ एक देर में मिल जाएगा, तो क्लास में बने रहिएगा। बाकी कुछ बच्चों का कंसर्न था कि सॉल्यूशन नहीं आएगा, देखो थोड़ा सा बिजी होने के कारण इस सॉल्यूशन जो है मैं बना नहीं पाया था। बाकी आपको जो रेगुलर सॉल्यूशन है डिजिटल बोर्ड पर आता ही रहेगा। थोड़ा सा 1-2 क्लासेस आपकी यहाँ पर पेन टाइप में चलती रहेंगी, ठीक है, लैपटॉप के थ्रू। थोड़ा सा मैं भी बिजी था, तो सॉल्यूशन जो है डिजिटल बोर्ड में जाना नहीं हो पाया, तो मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो इसके कारण क्या है, आपका जो ये सिलेबस है ये आपका थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए लैपटॉप पर ही आएगा। क्लास को देखने के धन्यवाद, बने रहिएगा क्लास में।